Dear students, now we are going to deal with the application of Bohr's atomic model. Bohr's atomic model का एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे. तो सबसे पहला एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स. अलग अलग ऑर्बिट्स का रेडियस कैसे निकाला जाए, यानी न्यूक्लियस से जिस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी दूरी कैसे निकाली जाए. रेडियस निकालने के लिए हमारे पास एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम लोग यहाँ पे समझेंगे. सबसे पहले इस डायग्राम पर हम फोकस करें. यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस पे मैंने चार्ज पॉजिटिव दिखाया है और वैल्यू इसकी है Ze. रीजन क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. आप जानते हैं न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. एक प्रोटॉन के लिए प्लस E, तो Z प्रोटॉन्स के लिए कितना होगा बेटा? Z एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? Z. यानी Z अगर प्रोटॉन्स है तो उसके लिए चार्ज कितना बताओगे? प्लस Ze. और ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो मैंने रिप्रेजेंट किया है. क्या बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अब मैंने आपसे कहा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाते वक्त मैंने आपसे कहा था कि यहां पे हमें फोर्स बैलेंस करना होता है. फोर्स बैलेंस करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जाए तो हम कहेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग काउंटर बैलेंस्ड बाय कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये मैंने कहा था कि एज वी नो फॉर अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि आउटवर्ड्स मैंने दिखाया है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि मैंने इनवर्ड्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस दिखाया है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हुए इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने में हेल्प करते हैं. नाउ as we know for a revolving electron, centrifugal force is being counterbalanced by coulombic force of attraction. That's why centrifugal force के लिए फॉर्मूला लिखा mv square by r and coulombic force होता है k q1 into q2 by r square. अब आप जानते हो कि हम यहाँ पे केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है बेटा? Ze, और इलेक्ट्रॉन पे केवल E, तो हम कह सकते हैं k Q1 की जगह Ze, Q2 की जगह E, और नीचे है R स्क्वायर. तो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के Ze इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर. एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्यों हम इलेक्ट्रॉन को यहां माइनस ई लिख करके इस इक्वेशन में पुट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहां केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मतलब है. मुझे तो पता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अंदर की तरफ है. तो हम यहां बैलेंस क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन तो हमें पता ही है, हम बैलेंस कर रहे हैं यहां पे केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई की जगह केवल ई ही लिखना चाहिए यहां पे. तो चलो, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के Ze इंटू ई बाई आर स्क्वायर. दैट्स वाई आर से ये आर कैंसिल होगा, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर अपॉन आर. और मैंने आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक पॉस्टुलेट पढ़ाते वक्त ये भी कहा था कि mvr इज इक्वल टू होता है nh अपॉन 2π. अगर mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π है तो v कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? v आएगा nh अपॉन 2π. ये mr नीचे आकर के यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2π mr. अब अगर हम यहां पे इस v की वैल्यू को पुट करें, यानी इक्वेशन नंबर 2 को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर v की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें, तो v स्क्वायर जो है बेटा यहां पे, उसकी जगह आ गया nh अपॉन 2π mr, और v स्क्वायर है ना, तो यहां भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो v की वैल्यू है, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें. इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर अपॉन r. ये मैंने आपके सामने लिख दिया. अब देखो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि सब स्क्वायर तो सब पे है, पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू के Ze स्क्वायर अपॉन r. कैंसिलेशन क्या होगा? m और ये स्क्वायर, इधर भी देखा जाए तो r और इधर का स्क्वायर, वो सारा कैंसिलेशन करने के बाद r आया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के Ze स्क्वायर. कई बार बच्चे कहते हैं कि क्या ये जो रेडियस का एक्सप्रेशन आया है वो हमें याद रखना चाहिए? मैं कहूंगा बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार
एग्जामिनर तो जानता है कि आगे जो रेडीमेड फॉर्मूला है ये तो हर बच्चे को याद होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो ये एक्सप्रेशन भी रेडियस का याद रखते हैं, और वहीं पर एग्जामिनर को एक पॉइंट मिल जाता है बच्चों का स्कोर कम करने का। तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये एक्सप्रेशन याद रखो, और याद रखना भी कितना आसान है। एक बार आप चाहे तो मेरे साथ बोल सकते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। ZE स्क्वायर पे मैंने इंफोसाइज किया, और याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर। इस तरह से हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को याद रख सकते हैं। हालांकि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं कि अगर मैं k की वैल्यू, देखो बेटा k बेसिकली क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और सीजीएस सिस्टम में k की वैल्यू हम पुट करते हैं 1। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने यहां पे बताया। नाउ इफ वी पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट्स, जितने भी कांस्टेंट है अगर मैं उनकी वैल्यूज पुट कर दूं इस वाले एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट क्या क्या है बेटे, h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। अगर मैं सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दूं तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये n का मतलब है nth ऑर्बिट। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए R1 लिखोगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए R2 लिखोगे, ये सबस्क्रिप्ट में कौन सा ऑर्बिट है वो हम डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। मार्क माई वर्ड्स कि यहां से जो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, वो किस यूनिट में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। मतलब सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया गया, और फाइनल रिजल्ट एंगस्ट्रॉम के रूप में जब इंटरप्रेट किया गया तो रिजल्ट आया रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। अब यहां पे क्या मैं कह सकता हूं कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर बाई z के। यानी एक रिलेशन हमारे पास आया, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। जो ये रिलेशन आपको मिल रहा है, ये रिलेशन हमारे न्यूमेरिकल में बहुत काम आने जा रहा है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो आपके सामने है, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए। साथ ही साथ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो ये रेडियस का फाइनल एक्सप्रेशन, और दूसरा ये रिजल्ट जो कि न्यूमेरिकल में आपके मदद करेगा। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाए, उसके लिए भी हम लोग एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। देखिए, डायग्राम आपको पहले भी समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कूलम्बिक फोर्स। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखा गया है mv स्क्वायर बाई आर, और कूलम्बिक फोर्स के लिए है k q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर। mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू k q1 की जगह ZE, q2 की जगह E, और नीचे क्या है आर स्क्वायर। आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो mv स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि यहां पे केवल अब r बचा है, ये r इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो mv स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास रिलेशन आया है mv स्क्वायर r इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर। नाउ अब बच्चों, क्या मैं mv स्क्वायर r को mvr इंटू v लिख सकता हूं? एक बार क्रॉस चेक करो, मल्टीप्लाई करोगे तो mv स्क्वायर r ही तो वापस से मिलेगा। तो mv स्क्वायर r को mvr इंटू v लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू k ZE स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और हम ये भी जानते हैं कि mvr की वैल्यू ये nh अपॉन 2 पाई से सब्सटीट्यूट की जा सकती है। यानी अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यूज करूं, और जो mvr आपको इक्वेशन नंबर 2 में मिला, इसकी वैल्यू को यहां सब्सटीट्यूट कर दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा, ये nh अपॉन 2 पाई मैंने यहां पे सब्सटीट्यूट किया, तो मिला nh अपॉन 2 पाई इंटू v
इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। अब यहां से v निकालना हमारे लिए आसान है। v इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अब ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, इसमें अगर मैं पुट कर दूं कांस्टेंट की वैल्यूज, जैसे कि पाई कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, ई, एच, ये सब कांस्टेंट ही तो है। तो जितने भी कांस्टेंट्स नजर आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन में, अगर उनकी वैल्यूज पुट कर दी जाए तो क्या मिलेगा हमें? फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, और वो रिजल्ट है v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁸ इंटू z बाई n। क्योंकि देखो जो कांस्टेंट थे उनको पुट किया, 2 पाई के ई एच, ये कांस्टेंट थे। कांस्टेंट क्या नहीं था? z यानी एटॉमिक नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, n यानी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो। तो मैं कह सकता हूं z और n को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू पुट करने से रिजल्ट, काफी यूजफुल रिजल्ट हम कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट का हमें मिला, जो कि इस तरह से हम रीड कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁸ इंटू z बाई n। ध्यान रखिएगा कि यहां पे जो यूनिट हम यूज करेंगे वो होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और चीज मैं आपको बता दूं, आप जरा देखो, जब सेंटीमीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो तो ये जो लास्ट हो रहा है 2.188, वही 8 यहां पावर पे भी नजर आ रहा है 10 के। यानी मैं कह सकता हूं कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में अगर आप ये फाइनल रिजल्ट याद रखो तो पावर में वही होगा जो 2.188 का लास्ट डिजिट है, वो 8 यहां पावर पे 10 के नजर आ रहा है आपको। क्या मेरी बात से सहमत है बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि चलो सेंटीमीटर पर सेकंड में तो रिजल्ट हमें याद रखना ही है, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड में इसी रिजल्ट को कन्वर्ट करना है तो एक मामूली सा चेंज आएगा। यहां जो पावर था 10⁸, अब उसकी जगह पावर हो जाएगा 10⁻⁶, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z बाई n मीटर पर सेकेंड। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स की हम बात करते हैं। देखिए ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है बेटा। रेडियस इसके पहले मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाए? तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है बेटा, वो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस जो होगा वो होगा 2πr, और वेलोसिटी हमने रखा है v, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू हो गया 2πr/v। ठीक है, डिस्टेंस कितना बेटा? सरकमफ्रेंस के बराबर यानी 2πr, और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में वेलोसिटी जो हम लोगों ने v लिया है यहां पे। अब आगे देखो बेटा, 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/v। ठीक है, ये जो r है यानी रेडियस, क्या मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में ये बताया था कि जो रेडियस है वो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो वेलोसिटी है आप देख सकते हैं ये z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको सॉल्व करोगे तो ये n ऊपर जाएगा तो n³ हो जाएगा, और ये वाला z नीचे आएगा तो z² हो जाएगा। यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? n³/z²। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है, टाइम पीरियड हमारे पास मिल चुका है। अब हम टाइम पीरियड का रिलेशन जान चुके हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z², तो क्यों ना हम फ्रीक्वेंसी का भी रिलेशन जान ले। क्या आप ये जानते हो कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड। आप एक बार चेक कर लीजिए, टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी? सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी? सेकंड इनवर्स।
तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड का रिलेशन आया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाई जेड स्क्वायर, तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी जो कि इनवर्स है टाइम पीरियड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसका भी आपको रेसिप्रोकल लेना चाहिए, यानी जेड स्क्वायर अपॉन n क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। बोलो बात समझ में आ गई? तो क्या क्या सीखा? एक तो सीखा वेलोसिटी, दूसरा सीखा हम लोगों ने टाइम पीरियड का रिलेशन n और z के साथ क्या होता है, और तीसरा हम लोगों ने सीखा कि फ्रीक्वेंसी का रिलेशन z और n के साथ क्या होता है। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बोर्स ऑर्बिट। अब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं वेरियस ऑर्बिट्स के अंदर। चलिए, तो सबसे पहले ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या होता है, कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है बच्चों? तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा टैक्टफुली अगर हम वर्क करें और mv स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो उसका तरीका क्या है हमारे पास? क्या हम जानते हैं कि mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये रिलेशन कई बार हम लोगों ने यूज किया है प्रीवियस डेरिवेशंस में भी। आर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये रिजल्ट हमें मिला। यानी mv स्क्वायर की जगह हम चाहें तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। वैसे ही मैं यहां करने जा रहा हूं, mv स्क्वायर की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाता है उसका फॉर्मूला आप फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हो, लेकिन यहां भी हमारे वो काम आएगा कि पोटेंशियल एनर्जी होता है के Q1 इंटू Q2 बाई आर। दैट्स वाई आई हैव रिटन कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के। Q1 की जगह मैंने लिखा ZE जो कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो प्लस ZE वो मैंने लिखा। Q2 की जगह लिखा मैंने माइनस E जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस E लिखा अपॉन आर। अब आप कहोगे कि सर ऐसा आप कैसे कर सकते हो, आपने यहां पे माइनस ई क्यों रखा, केवल मैग्नीट्यूड ई रखना चाहिए था ना। मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि प्रीवियस डेरिवेशन में जो हम कर रहे थे वहां हमें पता था कि दो ओपोजिट फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इस कारण से वहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पुट कर रहे थे एक्सप्रेशन में। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां तो डायरेक्शन की बात ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि काइंड ऑफ एनर्जी है, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं, Q1 प्लस ZE है, Q2 माइनस E है, तो यहां पे जो आप चार्ज रखोगे वो विद साइन रखा जाएगा। यहां साइन की अहमियत है क्योंकि पिछले डेरिवेशन में हम लोगों ने डायरेक्शन पता होने के कारण केवल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को इक्वेट किया था, जबकि यहां पे हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है। और यहां पे हम डायरेक्शन की तो दूर दूर तक कहीं बात नहीं कर रहे हैं, यहां सीधे हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को यहां पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो यहां पे आपको चार्ज की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन की है वो विद साइन माइनस E पुट करना चाहिए। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गया, ये माइनस जो है वो यहां पे नजर आएगा इस बार, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है, पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल चुका है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों ना ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया है वो मैं टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट करूं। तो देखिए, मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो था हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास मिला माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वो मैंने दोनों को पुट किया और टोटल एनर्जी जिसे मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये आया माइनस हाफ
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब बच्चों यहां पे आपको आर जो है उसका एक्सप्रेशन मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखिए, देखिए वो एक्सप्रेशन यहां पे आपके काम आएगा। आर यानी रेडियस का एक्सप्रेशन क्या था बच्चों, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो मैंने आर को यहां सब्सटीट्यूट किया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, क्योंकि अपॉन जो है वो ऊपर जाकर के यहां पे नजर आएगा मल्टीप्लाई होता हुआ, तो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर यहां पे मैंने ऊपर लिखा। सॉल्व करने पर फाइनल जो रिजल्ट आया टोटल एनर्जी के लिए ये आया -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। अब इसमें अगर मैं जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज पुट करूं, जैसे कि पाई, एम, के, ई और एच, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो टोटल एनर्जी का जो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में, हम उसे लिख रहे हैं यहां पे। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में क्या होगी, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर के। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो रिजल्ट आया है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आया है बच्चों। तो चलिए यहां तक ये रिजल्ट आपको क्लियर है और आपको याद भी रखना है। ये फाइनल रिजल्ट न्यूमेरिकल में ये आपके काम आएगा। और साथ ही साथ यहां पे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का क्या रिलेशन है यह भी हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप यहां पे गौर करें। तो टोटल एनर्जी हमने कहा -12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है +12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात है। और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अवेलेबल है -के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों को हम चाहें तो आपस में रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इन तीनों को रिलेट करूं तो ये क्लियर कट रिलेशन हमारे पास आ रहा है। दिस रिलेशन मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। रिपीट करता हूं, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। एक बार पूरा डेरिवेशन आप फिर से देख लीजिए। इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है। आप चीजों को आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीजों को आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पूरे डेरिवेशन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला, ये रिजल्ट जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वो आपको याद होना चाहिए। और दूसरा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए।